इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स और मेसो कंपाउंड्स के बारे में। तो इन सब का डेफिनेशन हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इनैंशियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which are non-superimposable mirror images of each other. That means ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो कि सुपर इम्पोजेबल तो नहीं है बट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो इनको कहते हैं हम इनैंशियोमर्स। दूसरा होता है डाइस्टीरियोमर। अब डाइस्टीरियोमर होते हैं दो तरीके के, ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर एंड ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो सब ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। और दूसरा होता है ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। तो डाइस्टीरियोमर्स का डेफिनेशन ये है कि ऐसे आइसोमर्स जो ना तो मिरर इमेज हो ना सुपर इम्पोजेबल हो उनको कहते हैं डाइस्टीरियोमर। तो यहां पे हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर को। सो ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर एक ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि ना तो मिरर इमेज होगा ना ही सुपर इम्पोजेबल होगा, दैट इज ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस होंगे तो उनको ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर्स कहा जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। इसके अलावा एक होता है हमारे पास मेसो कंपाउंड, लिख लेते हैं मेसो कंपाउंड। सो मेसो कंपाउंड ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनके अंदर में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव compounds having chiral carbon। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन होगा उनको कहा जाता है मेसो कंपाउंड्स। सो मेसो कंपाउंड ये हुआ थर्ड क्लास हमारे पास मेसो कंपाउंड का। ओके, इसके बाद हम थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, अगर हम ये एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूं। सो हम लोग यहाँ फिशर प्रोजेक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन से किस तरीके से यूज करता है वो देखेंगे हम लोग। सो इसका हम लोग चाहते हैं जितने फिशर प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं वो ड्रॉ करें और उनके बीच में एक रिलेशनशिप पता करें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म। सो मैं रूल्स के अकॉर्डिंग जाऊंगा। मैंने नंबरिंग की और फिशर प्रोजेक्शन इसके लिए मैं बना देता हूं। तो हम लोग ये कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। एक तो ये होगा और दूसरा देन थर्ड वन, सो ये टोटल तीन फॉर्म बन गए। अब फर्स्ट फॉर्म का एक और आप मिरर इमेज बना सकते थे बट वो हम लोग देख चुके हैं दैट वो भी पीओएस रखेगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहां बीच से हम देखते हैं कि एक पीओएस हो गया, कायरल कार्बन यहां मौजूद थे, उसके बाद पीओएस आ गया, इसका मतलब ये एक मेसो कंपाउंड हो चुका है। सेकेंड में आप देखें तो आप सेंटर से जब आप ड्रॉ करोगे तो पीओएस तो नहीं आने वाला, पीओएस सीओएस नहीं आने वाला, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। सिमिलरली ये जो दूसरा फॉर्म है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दोनों में रिलेशनशिप अगर हम देखें तो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और इस वजह से हम ये कहेंगे दैट दीज टू आर इनैंशियोमर्स। अब बात आती है कि इसको अगर आप 1 कहते हो, 2 कहते हो, इसको कहते हो 3, तो 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप होगा अगर ये जानना है हमें। तो 1 एंड 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, इसका मतलब मैं कहूंगा 1 एंड 2 आर डाइस्टीरियोमर्स। Similarly, 1 and 3 are also diastereomers.
तो ये होता है तरीका ढूंढने का। अच्छा, एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है, आप RS कॉन्फ़िगरेशन से भी डिसाइड कर सकते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन से कैसे यूज करना है वो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सो इस कंपाउंड के लिए हम देखने चाहते हैं कितने डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन के, और क्या क्या रिलेशनशिप उनके बीच में आएगा। तो पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलो, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 फॉर्म हो गए, हम 4 कार्बन हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग। तो COH, देन OH, OH, HH, और नीचे आ गया CH3। दूसरा फॉर्म देन थर्ड, OH को हमने अपोजिट साइड में लगा दिया, और फिर एक इसका भी मिरर इमेज। तो ये आ गए हमारे पास टोटल 4 फॉर्म। अब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढना चाहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप होगा। तो देखिए, एक तो हमें जो क्लियरली दिख रहा है मिरर इमेजेस के फॉर्म में, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक दूसरा फॉर्म तरीका बताना चाहता हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन यूज करके, उससे हम लोग सीखते हैं। ओके, पहला ये तो हो ही गया कि फर्स्ट एंड सेकंड देख पा रहे हैं मिरर इमेजेस हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो मिरर इमेजेस, सो दीज टू विल आल्सो बी इनएंशियोमर। अब फर्स्ट एंड थर्ड को अगर कंपेयर करना है, तो फर्स्ट में देखिए OH, OH के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। देन सेकेंड वाला OH जो है वो H के ऊपर सुपर इम्पोज, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। फिर आपने मिरर इमेजेस देखने की कोशिश की तो मिरर इमेज भी नहीं है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस है, यानी कि ये डाइस्टीरियोमर हो गया। एक तो ये तरीका हुआ साफ साफ जो दिख रहा है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से देखें, जैसे कैसे करना है हमें। तो फर्स्ट वन को देखिए, तो OH हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, देन COH सेकेंड प्रायोरिटी, दिस कार्बन विल बी द थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 2 3 में आप गए एंटी क्लॉकवाइज, H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा R। सेकेंड वाले पे आए आप 1 2 एंड 3, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी आ गया R फॉर्म। थर्ड वन को देखा हमने, O को 1, COH को 2, और ये कार्बन हो गया थर्ड प्रायोरिटी। 1 से 2 से 3 की तरफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये हो जाएगा S। देन 1 2 एंड 3, अगेन ये क्लॉकवाइज आ गया, तो इसका भी, और H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये भी हो जाएगा S। देन नेक्स्ट वाले को देखो, 1 2 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो R। सेकेंड वन को देखा 1 2 3, ये आ गया क्लॉकवाइज, तो S। देन 1 2 3 क्लॉकवाइज, S 1 2 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज R। जैसे आप ये निकाल चुके हो कॉन्फ़िगरेशन, अब आप इससे भी देख सकते हो। तो R R के सामने S S, R का S मिरर इमेज, R का S मिरर इमेज। ध्यान रखो, जो फर्स्ट कायरल कार्बन है उसको फर्स्ट से ही कंपेयर करना है। क्यों भाई ऐसा? बिकॉज COH को COH ग्रुप, OH OH H,
यानी कि ग्रुप्स एक जैसे ही लगे होने चाहिए, उनको ही कंपेयर किया जा सकता है। तो कायरल कार्बन से चार ग्रुप जो लगे हैं वो चारों सेम होने चाहिए, तभी आप उन दो कायरल कार्बन को कंपेयर कर सकते हो। खैर, तो आर आर के सामने एस एस, यानी ये दोनों मिरर इमेज हो गए, यानी कि इनके बीच रिलेशनशिप आ जाएगा, दे आर इनैंशियोमर्स। देन आर एस के सामने एस आर, तो आर का एस मिरर इमेज, एस का आर मिरर इमेज, यानी ये दोनों भी हो गए इनैंशियोमर्स। अब देखो, आर आर के सामने आर एस, यानी आर आर, आर आर सुपर इम्पोजिबल, और आर के सामने एस मिरर इमेज। तो एक हिस्सा सुपर इम्पोजिबल, एक हिस्सा मिरर इमेज, यानी कि डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि वन और सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड को अगर आप कंपेयर कर दो थर्ड या फोर्थ के साथ, यानी फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करो, फर्स्ट को फोर्थ से, या सेकेंड को थर्ड से, या सेकेंड को फोर्थ से, तो ये आ जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, आर एस से कैसे देखना है समझ में आया हमें। तो ठीक है, देन एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लिया इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें ड्रॉ करना है कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे, या कितने डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन बनेंगे वो बताना है आपको। और उन डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग फिर आप बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, सो कायरल सबसे पहले मार्किंग कर देते हैं। 4 और 5 कायरल कार्बन देखा हमने। तो तीन कायरल, अच्छा थर्ड नंबर जो कार्बन का है वो कायरल है कि नहीं, वो थोड़ा सा डाउटफुल केस दिख रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, CH3CHOH, इधर भी CH3CHOH, दोनों तरफ एक जैसा ग्रुप लग रहा है, तो कायरल है कि नहीं ये अभी डाउटफुल है। इसके लिए हम लोगों को ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से हमें बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो मैं तीन कायरल कार्बन मान के चल रहा हूँ और उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो CH3, OH, OH और OH, देन CH3HHH, ये हो जाएगा एक फॉर्म। एक इसका मिरर इमेज। अब जो मिरर इमेज है उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है दैट सेंटर से OH, H और कार्बन को लेके जब मैं कट करता हूं तो मेरे को POS यहां मिल जाता है। दूसरा फॉर्म बनाया मैंने, CH3, OH, OH, H, OH, H, H, CH3। नाउ इस कंपाउंड में भी देखिए यहां सेंटर से आपको POS दिख जा रहा है, यानी इसका भी जो मिरर इमेज है उसको बनाने का आपको जरूरत नहीं दिखाई देता है। देन और एक OH हम दूसरी साइड बना देते हैं। क्या इसमें भी POS आएगा? तो जवाब है नहीं, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल। और इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। OH H, OH H,
CH3 और CH3, ये हो गया दूसरा फॉर्म। अब क्या मैं इस सेंटर वाले OH को सेकंड पोजीशन पे लगा के एक और फॉर्म बना सकता हूं? तो जब भी डाउट हो मन में, ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ड्रॉ करके जब आप देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके देख लेता हूं। ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप एक बार चेक कर लो, क्या जो मैंने बनाया है ये किसी के आइडेंटिकल तो नहीं है? क्या इसको 180 डिग्री रोटेट करने से कोई दूसरा वाला कंपाउंड जो हमने पहले बनाया था वो तो नहीं आ जा रहा? तो मुझे ये दिखाई देता है कि इसको जैसे ही आप 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो दोनों OH जो ऊपर वाले हैं वो इधर आ गए, और H एक जो नीचे है वो इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब जो, अगर इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 3, 4 एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ जो है वो थर्ड के आइडेंटिकल हो चुका है, तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली इसका मिरर इमेज भी जो है वो फोर्थ के आइडेंटिकल हो जाएगा, उसको भी ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या इसके अलावा और कोई फॉर्म हम बना सकते हैं? क्या इसके अलावा हम और कोई फॉर्म बना सकते हैं? बोलो। तो हमने सारे पॉसिबिलिटीज को देख लिया, तो यहाँ पे 4 फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या रिलेशनशिप है? फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं? क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है? तो ना तो ये मिरर इमेज है, ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये हो चुके हैं डाइस्टीरियोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ में तो दिख ही रहा है, थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसका मतलब इनैंशियोमर्स हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस, इसका मतलब ये डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, डाइस्टीरियोमर। सेकेंड को थर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, सेकेंड को फोर्थ से कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे देखने में तो यहाँ 3 कायरल कार्बन दिख रहे थे, बट सेंटर का जो कायरल कार्बन था वो कायरलिटी शो करता है और नहीं भी शो करता है। तो फर्स्ट में आप देखें कि POS आ जा रहा है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में POS नहीं आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे 4 आइसोमर बनेंगे, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनका प्रॉपर्टी जो होता है वो खास तौर पे डिफरेंट होता है, ये चीज आपको समझना होगा। तो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब अलग होगा, और इस वजह से उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी बता देता हूं, अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ enantiomer and diastereomer। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ enantiomer एंड डाइस्टीरियोमर किस तरीके से देखना है? तो प्रॉपर्टीज लिखते जाता हूं मैं। एक तरफ लिखता हूं enantiomer, और दूसरी तरफ यहां लिख देता हूं डाइस्टीरियोमर। सो अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनैंशियोमर में सेम होगा, डायस्टीरियोमर में भी सेम होगा। देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं एस एफ से बता रहा हूं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर अलग होता तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास आइसोमेरिज्म आता, बट वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होने पे। देन स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला अलग होगा। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो अलग होगा, तभी तो इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर आएंगे। देन डाइपोल मोमेंट, अब यहां से कहानी शुरू होती है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट याद है? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं ए और बी, तो ए के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, बी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, और इनके बीच डिस्टेंस है डी। तो डाइपोल मोमेंट म्यू था, दैट वाज क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज है यहाँ पे डेल्टा इंटू डी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था। और इनएंशियोमर्स में हम ये देखते हैं कि दो इनएंशियोमर में डाइपोल मोमेंट सेम आ जाता है, जबकि डाइस्टीरियोमर में ये अलग अलग होगा। जब मैं टिक कर रहा हूं इसका मतलब आइडेंटिकल है, और क्रॉस का मतलब डिफरेंट है। यहां कंफ्यूज मत हो जाना। तो डाइस्टीरियोमर में ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। जबकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहां सेम है इनएंशियोमर का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। और डाइस्टीरियोमर में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अलग है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहां पे सेम होगा, डाइस्टीरियोमर में अलग अलग आता है। देन स्पेसिफिक रोटेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी देख लो। सॉल्युबिलिटी अगर आप देखें तो वो भी इनएंशियोमर के लिए सेम है और डायस्टीरियोमर के लिए अलग अलग है। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पे बचती है, वो है हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब जो पोलैरिमीटर ट्यूब से जब आप पास कर रहे थे, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो था वो अब अलग अलग होगा। सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। जबकि डायस्टीरियोमर में ये डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट का मतलब कि एक अगर 15 डिग्री शो कर रहा है तो हो सकता है दूसरा -30 डिग्री शो कर ले। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होने का भी कोई गारंटी नहीं होता। डायस्टीरियोमर में मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, बिकॉज प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डायस्टीरियोमर में अलग है, तो इनको सेपरेट करना बहुत आसान है, जबकि इनैंशियोमर्स में सब प्रॉपर्टीज एक जैसी है, स्पेसिफिक रोटेशन को छोड़ के। इसलिए इनैंशियोमर्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता। कैसे सेपरेट करते हैं? तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट यूज करके सेपरेट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट अलग है तो मेल्टिंग पॉइंट यूज करके देख सकते हो। अभी वो सारे प्रोसेस हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम एक पॉइंट यहां पे कंक्लूड करते हैं कि डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू different physical properties, that is melting point, boiling point, solubility, whereas enantiomers cannot be separated
बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करके इनएंशियोमर को इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनएंशियोमर को सेपरेट करना है तो उसको किसी से रिएक्ट कराते हैं और फिर डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर वापस से इनएंशियोमर अलग करके निकाल लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसके बारे में। उससे पहले एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। और तो जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ओके इसमें पूछा गया है, एग्जाम्पल ये है कि आपसे पूछा गया है फाइंड द मेसो कंपाउंड्स, फाइंड द मेसो कंपाउंड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फाइंड द मेसो कंपाउंड इन द फॉलोइंग। ओके चलो, फर्स्ट हमें सिर्फ ये पहचानना है कि कंपाउंड मेसो है कि नहीं है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ये मेसो कंपाउंड होगा, बस हमें इतना पहचानना है इन सारे एग्जांपल्स में। ओके सो फर्स्ट वन पे आते हैं। मेसो कंपाउंड के लिए आपको दो चीजें देखनी है, कौन कौन सी है वो दो चीजें। पहली चीज जो आपको देखनी है कि कायरल होना चाहिए, यानी कि कायरल कार्बन, कायरल कंपाउंड नहीं कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी चार अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, जरूरी है ये। कायरल कार्बन नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल, तो क्या मेसो होगा, नहीं। उसके बाद पीओएस और सीओएस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पे आया मैं यहाँ इस कार्बन को अगर देखूं, देखो ध्यान से, तो इस कार्बन पे लगा है एक कार्बन जिसपे एच और सीएल, इधर एच सी एल। तो क्या ये कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है? तो दोनों ग्रुप तो एक जैसे हैं। अब दोनों ग्रुप के पड़ोस वाला पड़ोसी का पड़ोसी भी देखो तो वो भी एक जैसा है, यानी कायरल नहीं है। ये भी कायरल नहीं है, इधर भी देखो कायरल नहीं, ये भी कायरल नहीं है। क्या पीओएस है? तो बिल्कुल हाँ, यहां से पीओएस है। तो पीओएस है तो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? बिल्कुल है। बट क्या यहाँ कायरल कार्बन थे? तो जवाब है नहीं। कायरल कार्बन ही जब नहीं था तो फिर मेसो कंपाउंड होने का सवाल ही नहीं होता, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड पे आए हम, सेकंड पे क्या दिखा हमें? एच और सी एल और इधर लगा है कार्बन जिसपे दो एच हैं, इधर लगा है कार्बन जिससे लगा है सी एच थ्री और एक लगा होगा एच। तो ये कार्बन तो कायरल है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल हो जाएगा, चार अलग अलग ग्रुप लगे। तो दो कायरल है, क्या यहां से पीओएस सीओएस आ रहा है? तो जवाब है नहीं, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पीओएस नहीं है। कायरल कार्बन था बट पीओएस नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, तो नेक्स्ट पे आए तो आपको यहां दिखाई दिया कि ओके, नेक्स्ट वाले में हम आए तो हमें दिखाई दिया कि एच और सीएल दो अलग अलग ग्रुप हैं। यहां हमें दिखाई दिया एक कार्बन जिससे लगा हुआ है दो हाइड्रोजन, ठीक है। यहां लगा है कार्बन जिससे लगा है एच और सीएल, दोनों अलग अलग हैं, तो ये कार्बन कायरल हो गया। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल हो गया, ठीक है यहां तक। जब आप बीच से डिवाइड करते हो तो आपको पीओएस भी दिख गया, इसका मतलब ये एक मेसो कंपाउंड हो चुका होगा। नेक्स्ट पे आओ,
तो इस कंपाउंड पे हमें दिखाई दे रहा है दैट दिस कार्बन इज कायरल, दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल, बीच से पीओएस भी आ रहा है, बीच से पीओएस आ रहा है, इसका मतलब ये एक मेसो कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, इस कार्बन को देखो, तो MEH और एक है CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा है, और ये लगा है Me और H इस कार्बन से, चारों अलग अलग ग्रुप हो गए, मतलब ये कायरल। सिमिलरली ये भी कायरल, इन दोनों को बीच से डिवाइड करो तो पीओएस भी आ जाएगा, यानी कि ये हो गया मेसो। तो हमारे पास 3 मेसो हो गए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 मेसो कंपाउंड यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अच्छे से समझो, कायरल कार्बन देखो पहले, कायरल कार्बन होने के बावजूद पीओएस और सीओएस दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि मेसो हो जाना है। फिर ये हुआ मेसो कंपाउंड निकालने का तरीका। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि मेसो कंपाउंड में होता क्या है। मेसो कंपाउंड को जब आप पोलैरिमीटर ट्यूब से पास करते हो तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है, यानी कि थीटा जो आ रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन पोलैरिमीटर ट्यूब में, वो 0 डिग्री हो जाता है। मतलब पोलैरिमीटर ट्यूब से जैसे ही आप सॉल्यूशन पास करोगे, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड नहीं कर सकते, इसलिए एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये 4 कंपाउंड हैं, इनमें किस में एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन, नाम अलग अलग हो सकते हैं, किस किस में 0 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री आएगा मतलब मेसो। तो मेसो आप देखने वहां पे जरूरी है, मेसो देखो और पहचानो, और उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन वहां पे आप 0 डिग्री कह सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पाते। तो हाँ, मैं पूछ रहा हूं, आर दीज टू कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स, आर दीज टू कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स, बताओ। ओके, सो आर दीज टू कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स, तो डायस्टीरियोमर हमने देखा। अब आप इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि देखो यहां से तो एक पीओएस है, कौन सा है पीओएस, अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप भाई पहले तो समझो ये कंपाउंड प्लानर है। तो प्लानर मॉलिक्यूल है, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो प्लानर मॉलिक्यूल में हमेशा एक पीओएस होगा। वो प्लेन जिसमें आपने ड्रॉ किया है, मतलब CH3H, C डबल बॉन्ड C, H और CH3, इसको लेके आप जो प्लेन है वो कट कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मैंने ये वाला कंपाउंड CH3 वाला ले रखा है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 इनको लेके आप हमेशा एक प्लेन बना सकते हो। ये चीज आप क्लियर रखो। जैसे एक केक है, अब ये केक जो है, इस केक को आप 2 तरीके से कट कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली कट करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको बीच से यहां से कट कर दिया जाए तो क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये 2 हाफ इक्वल नहीं आ सकते अगर ऊपर भी और नीचे भी एक जैसा है तो उसी तरीके से आप जो भी प्लानर मॉलिक्यूल देखोगे, तो जिस प्लेन में आप लिए हो उस प्लेन से कट कर दो बीच से, बिल्कुल। तो ये जो एटम है, जैसे मान लो ये CH3 है,
तो CH3 बीच से कट जाएगा, तो एक बॉल जैसे इमेजिन करो, बॉल को बीच से काट दिया आपने, तो आधा ऊपर आधा नीचे। सिमिलरली सारे एटम को स्फीयर इमेजिन करो, तो सारे एटम बीच से हाफ में कट हो जाएंगे। तो प्लैनर मॉलिक्यूल में हमेशा ही एक पीओएस आएगा, हमेशा एक पीओएस आएगा। वो वो हमारे मॉलिक्यूल का प्लेन होगा, तो वो हमेशा ही नॉन हमेशा ही प्लैनर मॉलिक्यूल में एक पीओएस होगा। और क्योंकि पीओएस होगा, इस वजह से हम कहेंगे कि प्लैनर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कोई सवाल ही नहीं। अब कुछ लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये बेंजीन जो होता है, बेंजीन का तो सर हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से क्लोरीन लगा हो, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? क्या यहाँ पे पीओएस आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई सीधी सी बात ये है कि आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये इस तरीके का मेरा बेंजीन है। अब इस बेंजीन में मैं ऊपर क्लोरीन लगा देता हूं, इधर एक क्लोरीन लगा देता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब मैं इस बेंजीन के सारे एटम को लेके इस प्लेन के थ्रू कट करूंगा, तो वो जो क्लोरीन था वो तो हाफ में कट हो जाएगा। अब क्योंकि वो हाफ में कट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीओएस आ जाएगा। अब आप क्लोरीन सारे पोजीशन पे लगा दो, या आप 2 पोजीशन या 3 पोजीशन, कितने भी पोजीशन पे लगाओ भाई, जितने भी क्लोरीन कहीं भी लगाओगे वो सारे के सारे हाफ में कट हो जाएंगे। क्योंकि आप जब इस बेंजीन के प्लेन से, यानी कि बिल्कुल बीच से सारे एटम्स को लेके कट करोगे, तो जो भी आप एटम लगाओगे वो सब कट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि बेंजीन जो था वो प्लैनर था। तो प्लैनर था, तो जो प्लेन था इस बेंजीन का, उसके थ्रू हमेशा ही आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। तो आप एक चीज तो यहां समझ लो कि प्लैनर मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमिट्री हमेशा होगा, चाहे कोई और प्लेन मिले ना मिले, वो मॉलिक्यूल का प्लेन तो हमेशा है। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लैनर मॉलिक्यूल है कि नहीं। प्लैनर मॉलिक्यूल निकालना आना चाहिए, तो 3 डायमेंशनली आपको सोचना होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लैनर हो सकता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लैनर हो सकता है, इस तरीके से। वापिस आता हूं मैं क्वेश्चन पे। तो इस मॉलिक्यूल में तो हमें दिखाई दिया, लगाओ ना, मिथाइल ग्रुप लगाओ, इथाइल ग्रुप लगाओ, प्रोपाइल ग्रुप लगाओ, आपको जो ग्रुप लगाना है लगाओ। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि आप जब इसको कट कर रहे होगे मॉलिक्यूल को, तो 2 इक्वल हाफ में कट होना चाहिए। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मैंने बेंजीन पे लगा दिया CH3, और एक CH3 पे यहां भी लगा देता हूं, ताकि हम लोगों को तसल्ली हो जाए कि भाई सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन एटम पे जो CH3 लगा है, तो एक तो लगा होगा H विद इन द प्लेन। आप एक को बोलो कि ये डैश पे लगा दिया, और एक को कह दिया मैंने वेज पे। ये इस तरीके का हो गया। तो अगर मान लीजिए ये रहा मेरा ये बेंजीन। अब इस बेंजीन पे मैं कहता हूं कि मैंने एक जगह जो है यहां पे ऊपर की तरफ एक CH3 जोड़ दिया। तो इस CH3 को अब मैं कैसे कट करूं? तो मैं कहता हूं कि आप जो प्लेन है बेंजीन का, उसके थ्रू देखो, ये वाला प्लेन। जब आप इसके थ्रू कट करोगे, तो ये हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो तो इधर से कट कर रहा हूं, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो तो हाफ में कट हो जा रहा है। जबकि ये CH3 के साथ, ये H के सामने H आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जो आपने CH3 लगाया होगा उसके साथ भी यही होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो रोटेट हो सकता है, तो भाई ये रोटेट हो सकता है तो होने दो। आप तो वो वाला ओरिएंटेशन लो जो सबसे सिमेट्रिक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये रोटेट हो सकता है, लेकिन मैं वो वाला ओरिएंटेशन ले रहा हूँ जिसमें ये आमने सामने आ रहे हैं। बिकॉज सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन चलता रहेगा। तो हम किसके लें? तो हम किसी भी फॉर्म में अगर ले आए प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो पूरा मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि सबसे सिमेट्रिक वाले में अगर आ गया, तो बाकियों बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। तो मैंने इसके लिए लिया, तो ये बीच से कट हो जाएगा। H के सामने H, ये H जो है ये वाला, ये हाफ में कट हो गया। सी, ये वाला H कट हो जाएगा, कार्बन कट हो गया। बाकी सारे एटम्स का तो दिक्कत ही नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको भी देखो। तो जब मैं कह रहा हूं कि एक H विद इन द प्लेन, तो ये वाला मानो, एक H अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक, समझ में आया किस तरीके से हुआ ये? तो इस वजह से यहां से पीओएस तो आ जाएगा। क्योंकि पीओएस आ जाएगा,
इसका मतलब मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना है। अब ये कहने के बाद वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरा जो कंपाउंड था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिखा प्लैनर मॉलिक्यूल है, दिख रहा है। तो प्लैनर मॉलिक्यूल है और उसमें पूछ रहा है डायस्टीरियोमर। तो भाई जवाब मेरा ये है कि क्या ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो आप देखो, बीच से मिरर लगाओ तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों फॉर्म मिरर इमेज नहीं है, और ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है। सो क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेजेस है यहां पे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं दैट दीज टू आर डायस्टीरियोमर्स। बट डायस्टीरियोमर ये कौन सा है? तो ये है ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बट दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर कंसिडर करेंगे, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट डेफिनेशन ये कहता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज है तो डायस्टीरियोमर होगा। अगर उसके साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है तो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर कहलाएगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर कंसिडर कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हो दैट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, यहां पे हम देख पाएंगे। ओके, नोट कर लिया, अगला एग्जांपल पहुंचे। सो पूछा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन these two forms. Find the relationship between these two forms. ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करना है आपको। तो आप एक तो इसको आप रोटेट करो, इवन स्विचिंग करके ला सकते हो। उतना आप नहीं करना चाहते हो, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका आंसर हमेशा सही आए, और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, तो मैं बताता हूं। इसको करना है आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन से। प्रायोरिटी डिसाइड करा मैंने 1 2 एंड ड्यूटेरियम इज थर्ड। 1 से 2 से 3 की तरफ आ गया ये, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। तो और एच है वर्टिकल लाइन पे, तो एंटी क्लॉकवाइज का आना चाहिए एस। सेकेंड पे आओ, क्लोरीन है 1, फ्लोरीन है नंबर 2, और ड्यूटेरियम है नंबर 3। 1 से 2 से 3 की तरफ एरो बनाओ, कैसा आया ये? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है और एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये हो गया एस। दोनों एस आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गए आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम आइडेंटिकल। सिंपल, आसान है ये तो कंपेयर करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ। What is the relationship between these two forms? ओके, देखो, तो हमने कार्बन काउंट किया 1 2
3 एंड 4, इसमें देखो 1 2 3। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। अगर आप कंपेयर करना ही चाहते हो तो आप कह सकते हो कि एक CH3 ज्यादा है, CH3 ज्यादा है तो CH3 का अंतर, इसका मतलब इसको आप कह सकते हो दैट दे आर होमोलॉग्स। कहना ही है तो आप बोल सकते हो कि दे आर होमोलॉग्स बिकॉज एक CH3 का अंतर है, बाकी OH OH लगा हुआ है। ओके, आइसोमेरिज्म यहां पे नहीं हो सकता, एक CH3 का अंतर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये होमोलॉग्स हो जाएंगे। आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना जरूरी था। चलो ये पॉइंट हम लोगों को याद हो गया। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। Okay, what is the relationship between these two forms? What is the relationship between these two forms? डायस्टेरियोमर आ रहा है कई लोगों का। डायस्टेरियोमर डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो आप एक काम करें, सेकेंड वाले फॉर्म में आप, फर्स्ट वाले फॉर्म में देखो COH है, इसमें COH नीचे की तरफ है, तो आप पहले तो इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो ताकि आप ज्यादा अच्छे से देख पाओ। तो 180 डिग्री से रोटेट करते ही COH ऊपर आ जाएगा, OH आ गया इधर, H आ गया इधर, देन HOH एंड COOET। अब आप देखो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर, सेकंड को सेकंड से कंपेयर, तो कॉन्फ़िगरेशन से आप देख लो तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कई बार हमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिखता, मिरर इमेज है कि है। तो 1 2 एंड 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगा R। सेकेंड पे देखें 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 आ गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो SC1 2 एंड 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया R 1 2 3, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया R। तो RS के सामने RR, यानी कि ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे यहाँ पे ये दोनों फॉर्म। अब कई बार हमें वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया होता है और उसके थ्रू हमें पता करना पड़ता है कि रिलेशनशिप क्या है। जैसे हमें इसको रिलेट करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फॉर्म्स। हाँ कर सकते हैं, इवन स्विचिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इवन स्विचिंग जब आप करोगे तो फिर आप मिरर इमेज ढूंढने की कोशिश करोगे या आइडेंटिकल ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपको ग्रुप्स के आमने सामने वाले स्विचिंग करने होंगे। कर सकते हैं इवन स्विचिंग से भी, बट वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम लगता है मुझे, जबकि हम RS वाले से ज्यादा आसानी से देख सकते थे। देखिए उसमें H को बॉटम पे लाना पड़ेगा, तब हो जाएगा।
बिल्कुल कर सकते हैं, इवन स्विचिंग अगर कंफर्टेबल लगता है तो इवन स्विचिंग से कर सकते हैं, बट ये RS कॉन्फ़िगरेशन बिना स्विचिंग के भी देखना आना चाहिए। डायस्टीरियोमर्स आ रहा है, ओके। अच्छा, इसमें देखो एक चीज समझ लो कि वेज डैश में अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन लाना है तो आपको लीस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाना ही पड़ेगा, और उसके बाद क्लॉकवाइज विल गिव R एंड एंटी क्लॉकवाइज विल गिव S। फिशर प्रोजेक्शन जैसा नहीं है कि बॉटम पे नहीं लाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज से S हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आपको डैश पे लाना ही पड़ेगा। अगर आपसे डैश पे नहीं आ रहा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो आप क्या करें, तब आप वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर लीजिए, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं फिशर में कन्वर्ट वेज डैश को, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये मिरर इमेज दिख रहा है, OH के सामने OH, H के सामने H और CH3 के सामने CH3। और दूसरा वाला हिस्सा, दूसरे वाले हिस्से में देख रहे हैं हम OH के सामने C2H5 है, C2H5 के सामने OH है और H के सामने H है, यानी ये हिस्सा मिरर इमेज नहीं है। एक हिस्सा मिरर इमेज है, एक हिस्सा मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हो चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन से आप देखना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन से देखो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड ये आ गया क्लॉकवाइज, एच लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे, क्लॉकवाइज विल गिव R 1 2 and 3। this is anti-clockwise, so this is S 1 2 and 3। this is clockwise, clockwise will give, sorry clockwise नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज विल गिव S, then 1 2 and 3। this is again एंटी क्लॉकवाइज, तो S, RS के सामने SS, दैट मीन्स डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम लोगों ने डाइस्टीरियोमर एग्जाम्पल में देख लिया। कई बार क्या करते हैं ये क्वेश्चन को कि अब ये तो आपने सीख लिया मिरर इमेज और बाकी चीजें, तो अब वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको इस तरीके से देंगे कि आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ ही ना पाओ, और अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझे ही नहीं आप तो फिर आप सॉल्व क्या करोगे। ये एक तरीका होता है, जैसे आपको क्या करेगा, वो आपको दे देगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में, या न्यूमैन प्रोजेक्शन में नहीं, इस तरीके से दिया हुआ है H CH3 C2H5, इधर दिया हुआ है H C2H5 CH3। मैं बताऊंगा सॉहर्स प्रोजेक्शन आगे डिटेल में, मैं बस एक तुम लोग को बेसिक आइडिया देना चाहता हूं किस तरीके से बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। इधर कर दिया मैंने H CH3 C2H5, देन H CH3 C2H5। अब मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फॉर्म्स। अब हमने तो आता ही नहीं है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखना, फिर क्या करेंगे बताओ, चलो सॉल्व तो करो फिर मैं बताता हूं। क्या रिलेशनशिप होगा इन दो फॉर्म में, दे आर डायस्टीरियोमर्स, ओके। डायस्टीरियोमर्स, ओके। सो देखो क्या करना है अब इसमें, हाँ सही है, डायस्टीरियोमर आएगा ये दोनों फॉर्म, बिल्कुल सही। देखो कैसे करना है, एक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आप फर्स्ट कायरल कार्बन को फर्स्ट से कंपेयर करो, तो आप जब इसको देखते हो तो CH3 के सामने CH3 दिखता है, C2H5 के सामने C2H5 दिखता है। फिर सेकंड वाले पे पहुंचो, ये रहा, इस सेकंड वाले को देखने लगे तो हम देखें C2H5 के सामने CH3 और CH3 के सामने C2H5। अब ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस बनाया था मैंने कि सामने सामने दिख जा रहा है। अगर सबसे सिंपलेस्ट केस ना हो और आप नहीं देख पा रहे हो तो आपको क्या करना है, तब आपको करना है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट। कैसे करें भाई फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इस कंपाउंड को ऐसे इमेजिन करो कि ये है मेरा कंपाउंड और इस कंपाउंड को मैं ऐसे साइडवेज देख रहा हूं ऐसे, तो मेरे को ये फर्स्ट कायरल कार्बन जो है इस पे लगा हुआ H दिख रहा है, C2H5 दिख रहा है और CH3 इधर दिख रहा है, दिखा।
देन सेकेंड वाले पे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है HCH3 एंड C2H5। अब इसी कंपाउंड को मैं क्या करूंगा, ऐसे देखने लगूंगा। सेम कंपाउंड है, देखो यहां पे इस सेम कंपाउंड को मैंने कहा कि मैं ये दो जो है ना, इनको आगे की तरफ ले आता हूं। क्यों आगे की तरफ ले आऊं, ताकि मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकूं। तो मैं ये दो को आगे ले आया। कौन दो हैं ये जो इधर लगे हुए थे, एक यहां C2H5 जैसा और एक CH3 जैसा, इनको घुमा के मैं ऐसे ले आया। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन अब मैं बनाऊं और फिर मैं कंपेयर करूं। देखो ये हो गया इस तरीके से। अब देखना यहां पे कैसे कर रहा हूं मैंने कहा कि फर्स्ट को ऊपर रखूंगा, सेकंड को नीचे। तो फर्स्ट पे देखिए मैंने कहा कि C2H5 जो है ये, इसको मैं इधर लगाऊंगा और CH3 को लगाऊंगा मैं इस तरफ, और H जो है वो मेरा पीछे की तरफ जाएगा। यानी ये दोनों ऊपर वाले जो है मैं उनको पीछे की तरफ लूंगा। तो एक H जो है वो पीछे आ जाएगा, पीछे मतलब वर्टिकल लाइन पे, और दूसरा H भी यहां पीछे की तरफ। C2H5 ये जो है ये था राइट साइड में, तो राइट साइड को राइट साइड में रखना C2H5। उसके पीछे सेकेंड वाले में देखो तो CH3 था। देन C2H5 के लेफ्ट में था CH3, तो मैं लेफ्ट में रखूंगा CH3 को। देन C2H5 यहां आ जाएगा C2H5। हुआ कन्वर्ट। अब देखो दूसरे वाले को कन्वर्ट करो, चलो बनाओ, खुद से बना के देखो और चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। देखो तो फिर मैं वही करूंगा, H जो ऊपर की तरफ था उसको पीछे ले लिया, C2H5, C2H5, CH3 और CH3। ओके, अब हम ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना। ठीक है, आसान है ये। अब देखो जब मैं ये बनाया तो मेरे को एक और चीज दिखी। वो एक और चीज मेरे को ये दिखी कि C2H5 के सामने C2H5 है, CH3 के सामने CH3 है, यानी कि यहाँ पे POS भी था। क्या इसमें भी वो दिख रहा था? बिल्कुल दिख रहा था। देखो CH3 के सामने CH3 था, C2H5 के सामने C2H5 था, H के सामने H था। मतलब ये बीच से जब आप कट करते थे तो POS यहाँ पे भी मौजूद था, बस देखना आना चाहिए हमें। ओके, तो आप ये कर सकते हो कि जब आपको सॉहर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शन में है तो उसको आप फिशर में कन्वर्ट कर लो और उसके थ्रू आप निकाल लो। ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा, रिलेशनशिप तो लिखा ही नहीं हमने। ये दोनों हो जाएंगे डाइस्टीरियोमर्स। नोट कर लो। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल बताता हूं तुम लोग को, न्यूमैन प्रोजेक्शन को कैसे करना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में किस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है हमें, उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ओके, हो गया ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3, H, C2H5 और CH3, H, C2H5 है। दूसरा यहां दे रखा है CH3, C2H5 कर देता हूं, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए ताकि तुम लोग को। और H, CH3 के पीछे है C2H5, H के पीछे है H और यहाँ है CH3। अब मैं पूछता हूं कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फॉर्म्स। अगर आप इमेजिन करोगे क्वेश्चन को, कंपाउंड को, तब तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या रिलेशनशिप है बताओ। चलो देखो, अब इसमें मैं ये करता हूं कि मैं पहले इसको कर लेता हूं फिशर में कन्वर्ट। आप डायरेक्टली देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं।
ऐसा तरीका जो हर जगह काम आ सके। तो देखो, मैंने कहा कि इस कंपाउंड को आप ऐसे इमेजिन करें, ये ऐसा कुछ कंपाउंड था, ठीक है। अब आप देख कहां से रहे हो? आप देख रहे हो ये सामने से। जब आप सामने से देख रहे हो तो आप देख रहे हो ग्रुप्स के सामने ग्रुप्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स के सामने ग्रुप लगे हुए हैं, देखो ऐसा कुछ है। अब क्योंकि ग्रुप के सामने ग्रुप लगे हुए हैं तो पीछे वाला आपको नहीं दिखना चाहिए, ये ऐसा कुछ है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि इस कंपाउंड को आप ऐसे कर दो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसको आप एक अलग एंगल से जैसे ही आप देखते हो, इस तरीके से जब आप देखने लगते हो तो आपको दो आगे की तरफ दिख जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक पीछे की तरफ वर्टिकल लाइन पे, और यही आपका फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप पहले तो ऐसे देखना सीखो, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो आपको नीचे की तरफ तो दिख रहे हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने चाहिए। अब कौन किधर आएगा? तो जो राइट साइड पे है इधर, वही राइट साइड पे आना चाहिए आपके फिशर प्रोजेक्शन में। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, और जो ऊपर की तरफ था, देखो ऊपर की तरफ था, वो आना चाहिए पीछे की तरफ। ध्यान से समझो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो दो नीचे की तरफ थे मैंने कहा उनको आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले आओ, और जो एक ऊपर की तरफ था उसको आप वर्टिकल लाइन पे ले आओ, ठीक है। राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट को लेफ्ट में रखेंगे। अब जरा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे देखा हमने क्या था, C2H5, तो C2H5 को C2H5। उसके पीछे क्या था, H, H लगा दिया इधर। इधर आओ, H लेफ्ट साइड में, देन उसके पीछे C2H5, और जो वर्टिकल वाले थे ऊपर की तरफ थे वो कहां जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, बिलो द प्लेन। तो ये CH3 इधर और CH3 इधर। देन सेकेंड वाले पे आओ, ऊपर की तरफ लगा है CH3, इधर C2H5, H और H, देन C2H5 और CH3। अब एक बार ये बन गया, इसके बाद रिलेशनशिप निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, तुरंत हो जाएगा। मेरे को कोई शक नहीं है कि ये अब तक हो चुका होगा आपसे, बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है। तो अब आप फिर डिसाइड करो। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी अब यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। सो 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया R। सेकेंड पे आओ तो 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी R। देन 1 2 एंड 3, दिस इज क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज है तो, और हॉरिजॉन्टल पे H है तो S हो जाएगा, वो कंफ्यूज मत हो जाना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रटना पड़ेगा थोड़ा सा उसको। तो 1 2 3 ये आ गया अगेन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी S हो गया। तो R R के सामने S S आ गया, राइट। R R के सामने S S आ गया, यानी ये दोनों मिरर इमेजेस हो जाने चाहिए, इनैंशियोमर हो जाएगा। अब देखो समझो ध्यान से, अगर आप डायरेक्टली यहीं से निकालने बैठ जाते बिना कन्वर्ट किए फिशर प्रोजेक्शन में, तो हो सकता है कि आपसे देखने में हो जाती गलती। बराबर है ये बात? गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि हम लोग ये प्रॉपरली हो सकता है इमेजिन ना कर पाए। एक बार जब इसको आप फिशर में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाता है, बिकॉज 2 डायमेंशन में हम लोग का इमेजिनेशन बढ़िया चलता है। फिर हम वेज डैश इमेजिन कर लेते हैं वहां पे। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जब भी सॉ हॉर्स दिया हो या न्यूमैन दिया हो उसको आप फिशर में कन्वर्ट कर लो। वेज डैश में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको भी फिशर में कन्वर्ट कर लो। फिशर में हम लोग एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम लोग को फिशर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब ये तो मैंने ये जो केस दिया था ये हो गया सॉल्व। अब कई बार क्या करता है वो 60 डिग्री पीछे वाले कार्बन को टर्न कर देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूं, नोट कर लिया है तो आगे बढ़ू मैं? नोट कर लिया? अगला एग्जांपल बताऊं? ओके। ये है हमारे पास COOH, देन H, और यहां CH3।
और दूसरे वाले को इसने बड़ा ही प्यार से बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं आपको आसान भाषा में दूंगा, CH3 और H। फिर कहता है कि इधर H ले लो COH के सामने, और H के सामने ले लेंगे COOH, और CH3 के सामने कर दिया CH3। अब बोलता है बताओ रिलेशनशिप क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब आपने तो सीखा था सामने सामने वालों को बनाना, इसमें क्या करें भाई, यहाँ तो 60 डिग्री टर्न करके दे दिया, अब मैं क्या करूं, बताओ रिलेशनशिप क्या होगा, करो सॉल्व। सॉल्व करो और बताओ क्या रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे। कौन आवाजें निकाल रहा है? ओके ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले तो आप जो सेकेंड नंबर का कायरल कार्बन था उसको 60 डिग्री से टर्न कर दो। क्यों कर दें 60 डिग्री से टर्न? क्योंकि मेरे को जब ग्रुप आमने सामने होते हैं उनको कन्वर्ट करना आता है, जब 60 डिग्री टर्न हो जाता है तो नहीं आता, तो मैं आमने सामने ले आता हूं। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो उसके अबाउट ये कार्बन कार्बन लगा है मान लो, तो इसके अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है, ग्रुप घूम सकते हैं। तो आप 60 डिग्री टर्न कर दोगे तो आपने सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो COH था, मैंने कहा कि इस इधर 60 डिग्री टर्न करो, किधर, इस तरफ, कि COH के सामने COH आ जाए, तो ये आ गया COH। CH3, अब ऑब्वियसली 60 डिग्री सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा, ये H भी टर्न होगा और ये CH3 भी टर्न होगा, तो H आ गया इस तरफ, CH3 के सामने H, और H के सामने CH3, और पहला वाला फॉर्म तो वैसे ही पहले से दिया हुआ था। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो फिशर में, तो आपको जो वर्टिक ऊपर की तरफ है वो आप ऊपर और नीचे लगा देना। CH3 के सामने था H, और H के सामने था CH3। दूसरे वाले पे आओ, तो अब देखो COH के सामने क्या लगा हुआ है, तो COH के सामने है H, ये आ गया। इधर देखो राइट साइड में क्या था, तो राइट साइड को राइट साइड में, CH3 के सामने CH3, और H के सामने है COOH। अब इन दोनों में रिलेशनशिप आपको निकाल लेना है, हो जाएगा रिलेशनशिप निकालने का काम। तो ये आ जाता है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो R। सेकेंड पे आओ, 1 2 एंड 3, 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी R हो गया। इधर आ गए हम, 1 2 एंड 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R। 1 2 3, ये आ गया, एक मिनट, 1 2 3, 3 इधर आएगा, 1 2 3, 1 2 3 इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज है ना ये, क्लॉकवाइज, और तो H है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज और H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये आ जाना चाहिए R, क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल लाइन, तो R के सामने R, R के सामने R, इसका मतलब these two are identical। समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक और एग्जांपल लिखो, समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल लिखते हैं। CH3, और ये लगा दिया H, COOET H, और इधर लगाया हमने CH3।
Okay, what is the relationship between these two forms? What is the relationship between these two forms? Find करो. ओके, बताऊं मैं अब. तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो. CH3 H COOH, पीछे वाले कार्बन को मैं 60 डिग्री से टर्न कर देता हूं. तो CH3 के सामने आ जाएगा COOET. इस तरफ टर्न किया देखो, तो HCOH के पीछे आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा CH3. इसको भी 60 डिग्री से टर्न कर देते हैं, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से टर्न किया है. तो COH के पीछे आ जाएगा H के पीछे आ जाएगा COOET और CH3 के पीछे CH3. अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिशर में. तो CH3 देन COOET H CH3 COOH H. ये हो गया. अब तो 1 2 एंड 3, दिस इज क्लॉकवाइज. H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो S. सेकेंड 1 2 3 इसमें देखा हमने एंटी क्लॉकवाइज. H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. R 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज. H हॉरिजॉन्टल लाइन पे S 1 2 3, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज. एंड H जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो S. यानी कि ये दोनों हो गए अब डायस्टीरियोमर्स. तो ये हुआ डायस्टीरियोमर्स इनैंशियोमर्स के बीच में रिलेशनशिप. फिशर प्रोजेक्शन